हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज एडिफाई HRM। और हमने कल किस बारे में बातें कर ली थी। हमने यूनिट 9 से रिलेटेड जो कि आपकी लेबर वेलफेयर वाली यूनिट है, हमने इंडस्ट्रियल हेल्थ के बारे में देख लिया है। और आज हम उसी के आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि अब आपका है इंडस्ट्रियल हाइजीन। कि आपकी इंडस्ट्रियल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल हेल्थ मतलब हेल्थ ऑफ योर वर्कर्स हु आर वर्किंग इन योर इंडस्ट्री, as well as to maintain their hygiene, उनको हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस देना, हाइजीनिक वर्किंग इन्वायरमेंट उनका बनाना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है जो इंडस्ट्रियल हाइजीन, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको पढ़ेंगे। सो बिना देरी करें, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नाउ इट इज कंसर्न, अब इंडस्ट्रियल हाइजीन किस चीज़ से कंसर्न है? आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग, कंट्रोलिंग रियल और पोटेंशियल वर्क प्लेस इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स कह सकते हैं या फिर स्ट्रेसर्स कह सकते हैं। हाइजीन आप कैसे कर सकते हो? पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा जो भी इन्वायरमेंटल वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट पे जो भी स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस वाले फैक्टर्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन्हें इवैल्यूएट, हैजार्ड्स जो भी खतरे के एलिमेंट्स हो सकते हैं आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना है ना, फिर कंट्रोल करना है ताकि वो चीज़ें और आगे ना बढ़े। ठीक है, बिना आइडेंटिफाई करे आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आप उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे सकते हो। दैट कैन अफेक्ट द वेलबींग ऑफ वर्कर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है, तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ होती है, हैजार्ड्स ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके वर्कर्स के हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालेगी, उनकी वेलबींग पे इफेक्ट डालेगी। तो आपको उनको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखो, इंडस्ट्रियल हाइजीन को हम कभी कभी ऑक्यूपेशनल हाइजीन भी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी कह सकते हैं और वर्क प्लेस हेल्थ भी कह सकते हैं। तो अगर ये अगर इंडस्ट्रियल हाइजीन की जगह अगर वो आपसे ऑक्यूपेशनल हाइजीन पूछ लेता है या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ पूछ लेता है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये इंडस्ट्रियल हाइजीन की ही यहाँ पे बात हो रही है। नाउ, in order to help ensure proper industrial hygiene and thus the safety and health of your workers, you can employ industrial hygienist। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि हमको अपने इंडस्ट्री में वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी पे इतना ज़्यादा ध्यान है अपने वर्कर्स की, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एम्प्लॉय अ पर्टिकुलर पर्सन, और जो जिसका काम, जिसका प्रोफेशन ही होगा, वो एक्सपर्ट होगा इंडस्ट्रियल हाइजीन मेंटेन करने में, एंड ही वुड बी नोन एज इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर ऐसे बंदे को ही एम्प्लॉय कर सकते हो जिसका काम होगा इंडस्ट्री के हाइजीन को मेंटेन करना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द रोल ऑफ, अब देखो रोल बताएगा वो, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट को आपने एम्प्लॉय तो कर लिया, उसका रोल क्या क्या होता है? His role would be to anticipate health and safety concerns and design solution to prevent them। वो क्या करेगा? वो एंटिसिपेट कर लेगा, मतलब वो पहले से ही जज कर लेगा कि ऐसी ऐसी खतरे की चीज़ हो सकती है, इस तरह का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो आगे चल के हो सकता है कि हमारे वर्कर्स की आई साइट पे इफेक्ट पड़े। ठीक है, हो सकता है कि उनका राइट वाला हैंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है। तो अब क्या करेगा? इस तरह की चीज़ों को वो पहले से ही समझ जाएगा, वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देख करके, जिस भी चीज़ का आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये एंटिसिपेट कर लेगा ना, एडवांस में बता देगा, प्रिडिक्ट कर लेगा, और उसके हिसाब से वो वहाँ पे सोल्यूशन दे देगा ताकि वो चीज़ आगे चल के आपके वर्कर्स को खतरा ना हो। और आज की डेट में आप क्या कर लो, आप वो ऐसे सोल्यूशन वहाँ पे वो देगा ताकि वो मेजर्स को अडॉप्ट करके हम अपने वर्कर्स की हेल्थ को बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। नाउ, अब कौन होते हैं इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट? दे आर गार्जियंस ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी। ठीक है, वर्क प्लेस सेफ्टी के गार्जियंस होते हैं। अप्लाइंग साइंस टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स। भाई आपने इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट को अपॉइंट किया तो उनका तो काम ही है कि वर्क प्लेस की सेफ्टी को मेंटेन करना, उनके जो भी हैजार्ड्स हैं, स्ट्रेस है, उनको पहले से ही प्रिडिक्ट करके एंटिसिपेट कर लेना और आज की डेट में सोल्यूशन बता देना ताकि वो प्रॉब्लम अकर ही ना हो। जब वो चीज़ होगी नहीं तो प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी नहीं होगी। भाई प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आज से ही मैंने वो चीज़ सावधानी बरतना शुरू कर दिया तो बाद में इलाज की तो ज़रूरत ही ना पड़ने की है ना। तो क्या काम होता है इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट का? वो आइडेंटिफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट,
प्रोटेक्टिंग द लेबर वर्किंग इन ऑल ऑक्यूपेशंस फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। अब क्या करना है, लेबर को वो प्रोटेक्ट करेगा जो भी वो ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं अलग अलग तरह की, ताकि उनको कोई भी डिजीजेस ना हो सके। नेक्स्ट, मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलफेयर, वो उनकी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखेगा कि इतना तो आपको देना ही है, बिलो दिस यू कैन नॉट गो, एंड दीज मेनी वेलफेयर मेजर्स आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, बाय द प्रोड्यूसर, बाय दी फैक्ट्री ओनर टू देयर वर्कर्स इफ दे आर वर्किंग इन देयर प्रेमिसेस, अगर वहां पे वो काम करते हैं। इतनी तो आपको फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलफेयर दे हैव टू प्रोवाइड टू देयर वर्कर्स। Now protecting the workers from diseases and accidents caused by their working conditions and its ill effects on the health। भाई जाहिर सी बात है, तो फिर से रिपीट हो रहा है कि वहां पे वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने वर्कर्स को, किसी भी तरह की डिजीज ना हो, किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो, उनके हेल्थ पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, इल इफेक्ट ना पड़े, तो वो पहले से उसका सोल्यूशन बताएंगे। और क्या करेंगे, एडजस्टमेंट बनाएंगे बिटवीन द वर्क एंड द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब मुझे पता है कि एक ऐसा इंसान है जिसको फोबिया है, हाँ, वो हाइट वाली जगह पे बिल्डिंग पे काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको डर लगता है ऊंचाई से। अब मैंने उसको ऐसे ही काम में लगा दिया, कंस्ट्रक्शन वाले काम में, जिसमें ऊपर चढ़ चढ़ के काम करना था, है ना, लिफ्ट वाले काम में जो ऊपर जाती है वहां से उसको सामान उसमें लादना, नीचे लेकर के आना है। तो मैंने उस इंडिविजुअल का नेचर तो समझा ही नहीं, मैंने ये जाना ही नहीं कि उसको ऊंचाई से थोड़ा घबराहट होती है, उसको डर लगता है, उसको फोबिया है ना, उसको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती। तो मैंने क्या करा, मैंने एडजस्टमेंट नहीं करा। यहाँ पे यही करेगा इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, वो समझेगा इंडिविजुअल के नेचर को और उसी हिसाब से वो उसको एडजस्ट करेगा जो भी काम उसको देना होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन। क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ओके। Now, environmental health hazards in the workplace can be measured quantitatively। अब क्या कह रहा है वो, आप क्वांटिटेटिवली करके उसको मेजर कर सकते हैं। इन नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं कितने यहाँ पे हेल्थ हैजर्ड्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आगे चल के खड़ी हो सकती है। जैसे कि वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं है ना, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी आपने नहीं दी उनको, रेस्ट रूम की फैसिलिटी नहीं दी है, आप प्रॉपर ब्रेक्स नहीं दे रहे हो उनको, वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं, सो यू कैन काउंट देम ना कितने हो सकते। इसको क्वांटिटेटिवली यू शुड बी नोइंग कि ये सारी चीजें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है जिनकी वजह से आगे चल के हमारे वर्कर्स को हेल्थ हैजर्ड्स या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस, ये क्या है, ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस सर्वे शुड बी डन मंथली और सो नॉट वंस इन 2 years। मतलब कंटिन्यूसली आपको सर्वे कंडक्ट करना है अपनी फैक्ट्री के अंदर और अपने वर्कर्स की राय लेनी है, ठीक है भाई। सर्वे क्या होता है, आपने जनरली सर्वे कराया जिसमें कि जो वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं शेयर कर पाए तो उसमें वो भी आपको रिवील हो गया कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसको कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार इसको आपको सर्वे वगैरह कंडक्ट करवाना ही है अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में। और ये नहीं कि आपने 2-3 साल में एक बार करवा लिया तो छुट्टी कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं वर्कर्स को, नहीं, कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होते रहना चाहिए ताकि वर्कर के साइड से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनके अंदर कोई इस तरह की डिजीज की चांसेस दिख रही है तो वो एम्प्लॉयर को पता चल सके। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स बी एडहर्ड टू। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो क्या है, केमिकल सब्सटेंस जो भी आप यूज करते हो जो कि उनको प्रॉब्लम कर सकता है, उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकता है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम दे सकता है, इस चीज को क्या करना है, इसको लिमिट में यूज करना है। इस तरह के केमिकल का जो यूज होगा वो बहुत ज्यादा लिमिटेड यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल पेंट इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जो वर्कर्स पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं भाई। क्यों? क्योंकि पेंट में एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो कि आगे चल के आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है ना। अगर वो केमिकल आपने परमिसिबल लिमिट के ऊपर मिला दिया तो क्या होगा, वहां पे वर्कर्स की हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। यही बता रहा है कि आपको एक्सपोजर कितना करना, उसकी लिमिट आपको सेट कर देनी है। एंड परमिसिबल लिमिट्स की बात किस शेड्यूल में करी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इट इज गिवन इन शेड्यूल 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, ओके। The health effects of hazards in the workplace usually show a dose-response relationship. How health hazards are affecting working relationships, interpersonal relationship. जो भी health hazards हो रहे उससे आपकी working relationship पे भी असर पड़ रहा है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी असर पड़ रहा है। तो आपको देखना है कि इस तरह का कोई भी हैजार्ड्स वहाँ पे अकर ना हो रहा हो। अगर अकर होने के चांसेस लग रहे हैं फ्यूचर में
तो आप पहले से उसको आइडेंटिफाई करके, उसको इवैल्यूएट करके, उसको कंट्रोल कर दो। एक इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट को अपॉइंट कर लो जिसका काम ही होगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी को देखना, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना कि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस करवा लो, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सर्वे करवा लो। आज ही हम सारी चीजें कर लेंगे तो कल को प्रॉब्लम्स खड़ी ही नहीं होनी है। ओके, नाउ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स किस किस तरह के हो सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, साइकोलॉजिकल हैजार्ड हो सकता है। अब साइकोलॉजिकल कैसे हो गया भाई, इतना ज्यादा मुझे स्ट्रेस हो गया है, बोर्डम हो गया है और बर्नआउट हो गया है ना। बोर्डम मतलब हम एक ही तरह का काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, एकदम मोनोटनी हो गई है। ओके, बर्नआउट मतलब इतना ज्यादा एक ही बंदे के ऊपर काम लाद दिया है कि भैया वो एचआर का बंदा था, एचआर डिपार्टमेंट का था, लेकिन उसको कह दिया है कि तुम थोड़ा सा मार्केटिंग की भी फील्ड का देख लो, क्योंकि तुम्हारी कहीं ना कहीं मार्केटिंग भी से भी तुम्हारी है, ठीक है, उसमें भी तुम काफी एक्सपर्ट हो। तो इतना उसके ऊपर एक्सेसिव काम डाल दिया, वो अपनी ही फील्ड का नहीं कर पा रहा था और उसके ऊपर डाल दिया है, तो एकदम मतलब बर्न आउट हो गया कि इतना ज्यादा काम हो गया, मुझसे तो हैंडल ही नहीं हो रहा, भाई मैं कैसे करूं, है ना, कि करो या मरो वाली बात हो जाती कि, और उसमें इतनी प्रॉब्लम्स है कि भाई इंसान छोड़ नहीं सकता, उसको कर नहीं सकता, तो ये लेवल आ जाती है वर्कर्स की। तो ये साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स होते हैं। कई बार हमको साइकोलॉजिकल लेवल पे हैजार्ड्स नहीं पता चलते हैं, भाई बीमारी की बात कर ली है उनकी, है ना, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस ना हो जाए, उनके लंग्स में ना हो जाए, उनके आईज में ना हो जाए, लेकिन आप साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत हम कई बार नहीं ध्यान देते हैं, उनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम ना हो जाए, इतना ज्यादा आप उनको मत थ्रेटन कर दो कि वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाए, है ना, और स्ट्रेस्ड आउट होने पर भी उनका क्या होगा, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। नेक्स्ट, केमिकल एजेंट्स मतलब केमिकल एजेंट्स, सॉल्वेंट्स, गैसेस, वेपर्स, फ्यूम्स, मिस्ट, पेस्टिसाइड्स, इस तरह की चीजें जब हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में फैलती है, जो कि आप केमिकल एजेंट्स जिनको कहते हो, और इनकी वजह से उनको हैजार्ड्स होने के खतरे रहते हैं। गैसेस होंगी, वेपर्स होंगे, फ्यूम्स होंगे, उनका अक्यूमुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं दी है, आपने एग्जॉस्ट फैसिलिटी नहीं लगाई है, वहाँ पे इस तरह के इंजन्स लगा दिए मैंने अपनी फैक्ट्री में जो बहुत ज़्यादा फ्यूम्स एमिट करते हैं, बहुत ज़्यादा वेपर्स, गैसेस एमिट करते हैं, तो जिनकी वजह से आगे चल के आपके वर्कर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट मतलब क्या, नॉइस हो गई, वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, डिफेक्टिव इल्यूमिनेशन, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, डस्ट, इनमें से हम सारी ही चीजें आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के डिफरेंट सेक्शंस में हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। नॉइज एक ऐसी मशीनरी है जो बहुत ज्यादा नॉइज, हमें सबको पता है कि भाई जनरेटर ही नॉर्मल सा ले लो, वो कितनी तेज आवाज करता है। अगर 24 घंटे वो हमारे मान लो कि फील्ड में भी लगा हुआ है, थोड़ी सी हमारे घर के कंपाउंड में लगा हुआ है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, हमारा सिर दर्द होने लगता है कि बाप रे कितनी आवाज हो रही है। तो वो इंसान जिसको उस मशीनरी पर ऑपरेट ही करना है ना, और रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करना, तो उसके माइंड में कितनी प्रॉब्लम आती होगी, उसको वाइब्रेशन से कितनी तकलीफ होती होगी। ठीक है, रेडिएशन से तकलीफ हो सकती है, डिफेक्टिव इल्यूमिनेशन मतलब वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी नहीं है, टेम्परेचर एकदम एक्सट्रीम पे कर दिया जा रहा है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, तो ये फिजिकल एजेंट्स है जिसकी वजह से भी आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है वर्कर को, और एंड दीज आर ऑल्सो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। अब बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स। भाई मेरा काम ऐसा है कि मुझे एनिमल्स के ऊपर ही रिसर्च करनी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैं बैट्स के साथ मान लो मैं काम कर रही हूँ, तो अब उससे कोई वायरस निकल के हमारे अंदर आ जा रहा, तो ह्यूमन बॉडी में वो चीज ट्रांसफर हो गई। अब ये क्या है, ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। आज के ही एग्जांपल देख लीजिए, जिस तरह से बोला जा रहा है कि भाई कोरोना है, तो वो क्या बैट्स में से निकल करके आया है। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल एजेंट्स, क्योंकि वो लोग लेबोरेटरी में काम करते, उसके ऊपर रिसर्च करते, तो ऐसा कोई वायरस जो एनिमल्स में से निकल रहा है वो कहीं आपकी ह्यूमन बॉडी में तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये भी तो हैजार्ड है ना, इससे चल के हमको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। देन लास्ट वन इज लैक ऑफ अर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल। अर्गोनॉमिक प्रिंसिपल क्या होता है कि आपकी सिटिंग पोस्चर, आपकी जो चेयर होती है ऑफिस में, आपका जो कीबोर्ड होता है, आपकी टेबल होती है ना, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, कहीं बहुत ज्यादा आप झुक के तो काम नहीं कर रहे हो, आपकी टेबल की लेंथ इतनी नीचे कर दी गई कि आपको उसके ऊपर बेंड होकर काम करना पड़ रहा है। थोड़े दिन तक तो आपको पता नहीं चलेगा, उसके बाद क्या होगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपको प्रॉब्लम आने लगेगी, है ना, आपके नेक में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो फिर क्या है कि ये सारी चीजों को ही आप एडजस्ट करते हो, तो इनको कहते हैं अर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल। क्योंकि अगर इम्प्रॉपर मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी हो सकता है। एक्सेसिव स्टैंडिंग तो नहीं हो रही है, मेरा काम टीचिंग का है, मुझे 5 घंटे की जॉब मेरे स्कूल में अलाउड ही नहीं, मेरे कॉलेज में अलाउड ही नहीं कि टीचर्स बैठ सके, हमें खड़े होकर के ही पढ़ाना है। इतना ज्यादा लंबे आवर्स तक अगर मैं खड़ी हूं तो मेरे तो नीज में प्रॉब्लम आ जाएगी।
भाई अगर एक एजेड इंसान है, 50+ इंसान है, तो उसको तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो यही होते हैं एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल, ठीक है। एक्सर्शन हो गया, लिफ्टिंग ऑफ हैवी जॉब लोड, बहुत ज़्यादा हैवी लोड को हम उठा रहे हैं, ठीक है, जॉब मोनोटनी हो रही, तो सो दीज आर समथिंग विच इज नोन एज, इन सबको जब हम एडजस्ट करते हैं ना, तो इनको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल। अगर लैक हो जाती है, अगर ये प्रिंसिपल आपकी इंडस्ट्री फैक्ट्री में प्रेजेंट नहीं है, तो इनकी वजह से भी आपके वर्कर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल लगाया होता तो आप एक प्रॉपर वेट मेंटेन करके चलते कि इतना इतना वेट ही केवल एक इंसान उठा के चलेगा। क्या प्रॉपर हाइट होनी चाहिए सीट की और टेबल की जिसपे कि हमारे वर्कर्स काम करेंगे, कितनी देर तक खड़े होना ठीक है, कितनी देर तक नहीं। तो ये सारे एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल हैं जो आप डिसाइड करते हो, जो आप रखते हो अपने फैक्ट्री के अंदर। अगर ये एब्सेंट है, इनका लैक है, वो नहीं है, तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट, अब देखो वही बात आ गई यहाँ पे, व्हाट इट इज सेइंग, की कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन। क्या क्या की कंपोनेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहला है एर्गोनॉमिक्स। द गोल ऑफ एर्गोनॉमिक्स मतलब द स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क। आप लोगों की स्टडी करते हो जो आपके काम आके कर रहे हैं, फैक्ट्री में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं। साथ में क्या बोल रहा है, उनका स्ट्रेस को रिड्यूस करना, उनकी इंजरीज को, जो उनको चोट लग सकती है, उनको कम करना, उनको एलिमिनेट करना। किस चीज से रिलेटेड? देखो मैंने अभी बताया, बैड पोस्चर, आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट नहीं है, आप बेंड होकर के काम करते हो, तो आपके तो प्रॉब्लम आ ही जानी है ना। अगर बहुत ज़्यादा हम झुक के काम करें, बहुत ज़्यादा हम पढ़ाई का भी गर्दन झुका के काम करें, तो मुझे तो प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पर, isn't it? सो ओवर यूज ऑफ मसल्स, मेरे मसल्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं, रिपीटेड टास्क हो रहा है, सो इसकी वजह से क्या होगा, हमको प्रॉब्लम मेरे वर्कर्स को हो सकती है। इसी को कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। मतलब आप लोगों की स्टडी करो, यू आर स्टडिंग द पीपल एट वर्क हु हैव कम इनसाइड योर फैक्ट्री और इंडस्ट्री एंड दे आर वर्किंग अंडर यू। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स कैन हेल्प प्रिवेंट कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम? पेनफुल कंडीशन होती है हैंड्स एंड फिंगर्स की, कॉज बाय कंप्रेशन ऑफ अ मेजर नर्व, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है अगर आपकी हैंड और फिंगर्स पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है मेजर नर्व का। टेंडोनाइटिस हो सकता है। टेंडन्स क्या होते हैं? थिक फाइब्रस कॉर्ड्स दैट अटैच मसल टू द बोन, कॉमन अराउंड योर शोल्डर्स, एल्बोज, रिस्ट, नीज एंड हील्स। हमें पता है, अभी पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरे भी टेंडेंस में प्रॉब्लम आ गई थी, बिकॉज इफ यू आर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अगर आप अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो ये भी आपके टेंडेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें फैक्ट्री में वर्कर्स को ना फेस करनी पड़े, ओके। फिर क्या है कि उन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल को अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। लोअर बैक इंजरीज, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हो। कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होगा, टेंडोनाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, लोअर बैक में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप क्या करोगे, प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल को वहां पे अप्लाई करोगे। Next is talking about while performing an ergonomics intervention, it's important to involve workers in the process to ensure tasks are fit to the worker and workers are properly trained on aspects such as how to lift boxes correctly. भाई हम अगर जिनके लिए हम ergonomics principle बना रहे हैं, हम लोगों की स्टडी कर रहे हैं और हमने उन लोगों को ही नहीं इंक्लूड किया, ये कैसी बात हो गई? हम मेरे लिए कोई बात कर रहा है, मेरी अच्छाई के लिए सोच रहा है, तो मुझे भी तो इंक्लूड कर लो। वही बात यहाँ पे बोली, अगर आप वर्कर्स के लिए बना रहे हैं तो उनको भी देखिए कि वो लोग भी उसमें अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं, उनसे भी पूछें, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दें वर्कर्स को कि किस तरह से क्या सही तरीका है। अगर आपको हैवी बॉक्सेस लिफ्ट करने भी हैं तो क्या वो सही तरीका होता है जिससे आपके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लोअर बॉडी पेन नहीं होगा, आपके टेंडेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। नाउ ergonomics can be improved through solutions such as changing the chairs। अभी मैंने आपको बताया कि चेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कीबोर्ड्स की प्रॉब्लम, भाई उसकी हाइट ही नहीं एडजस्ट हो पा रही है, तो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो? मैंने प्रॉपर एक हाइट लिमिट सेट कर दी चेयर की, देन आप कीबोर्ड कैसे एक्सेस कर सकते हो फॉर ऑफिस वर्क्स यूज के लिए। इंट्रोड्यूसिंग टूल्स टू रिड्यूस रेपिटेटिव टास्क और लिमिटिंग टाइम ऑन सर्टन जॉब। अब आपको पता है कि मुझे एक ऐसी मशीनरी को ऑपरेट करना है जिसमें बहुत ज़्यादा मेरे राइट हैंड का मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उसको लिमिट कर दो। ये नहीं कि कितनी भी बार वो करते जा रहे हैं दिन में, तो उनका तो पूरा शोल्डर की भी टेंडेंस होते हैं, वो ही डैमेज हो जाए ना। इट शुड नॉट बी डन। तो लिमिट कर देना चाहिए टाइम, कितने टाइम तक आपको कर सकते हो, और वो रेपिटेटिव टास्क है तो उसके लिए टूल्स होने चाहिए ताकि वो इतना ज़्यादा रेपिटेटिव ना हो जाए। टूल्स टू रिड्यूस रेपिटेटिव टास्क। नाउ नॉइज की बात करते हैं।
लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नॉइस, अब क्या है कि इतने ज़्यादा, अभी मैंने आपसे बात करी जनरेटर की, अगर आपको उसी पे काम करना है और वो एक एनक्लोज एरिया में लगी हुई है और वो तो एक ही मशीन है, कई सारी इस तरह की मशीन्स अगर वहाँ पे इम्प्लांट हो गई है और वो एनक्लोज एरिया है और गजब की नॉइस करती हैं, तो आपकी हियरिंग कैपेसिटी तो पक्का जाने वाली है ना। आपके माइंड से रिलेटेड होता है ये सब, तो वो क्या होगा, इस यहाँ ब्रेन में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आपको वांटेड और अनवांटेड साउंड को क्या करना है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक आपने अपने वर्कर्स को ऐसी जगह पे रखा तो उनको हियरिंग लॉस हो सकता है, उनके सुनने की शक्ति क्या है वो जा सकती है। Noise issues can be addressed in several ways, including designing a facility to minimize noise. आप noise को minimize करिए, separating workers from noisy machinery. ऐसी मशीनरी को तो सबसे पहले मैं पर्सनली बोलना रेकमेंड करूँगी कि आप उसको गार्डन एरिया में लगाओ, आप उसको बाहर की तरफ लगाओ, ताकि जितनी भी नॉइज़ हो रही है वो बाहर की तरफ फैल के निकल सके। वो कमरे के अंदर होगी तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, और जब वो मशीन स्टार्ट हो जाए तो उस एरिया या उसके नियर पे कोई भी वर्कर्स को काम करना नहीं होना चाहिए। जब व्हेन दैट मशीनरी इज इन मोशन, जब वो काम कर रही तो वहाँ पे वर्कर्स को नहीं जाना चाहिए, है ना। यू आर सेपरेटिंग वर्कर्स फ्रॉम नॉइजी मशीनरी एज मच एज पॉसिबल एंड यूजिंग डिवाइसेस सच एज ईयर मफ्स या ईयर प्लग्स आप प्रोवाइड करवाइए उनको, ताकि उस मशीन की इतनी ज़्यादा नॉइज से आपके वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर। देखो कल भी हमने इस बारे में बातें करी थी कि बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर कैन कॉज प्रॉब्लम्स फॉर वर्कर्स। इफ टेम्परेचर्स आर टू हाई वर्कर्स आर वल्नरेबल टू हीट स्ट्रोक। मैंने कल भी आपसे कहा था अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो भी प्रॉब्लम, लो है तो भी प्रॉब्लम, है ना। अगर हाई टेम्परेचर है तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा, हीट एग्जॉस्शन हो जाएगा, और हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसको तुरंत ही अटेंशन की जरूरत है। वर्कर शुड बी अलाउड टू स्लोली अडेप्ट टू हीट, है ना, एक्लिमेटाइजेशन, धीरे धीरे वो हीट को अडेप्ट करने के, वहाँ पे कहते हैं ना जिस जगह पे रहते हैं काम करते हैं तो उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं, हम वहाँ के करते करते वहीं के हो जाते हैं, हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस जगह को, है ना। तो कैसे आप अडेप्ट धीरे धीरे करवाओगे, ड्रिंकिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर फ्रीक्वेंटली, थोड़ा थोड़ा बीच में पानी पी करके, एंड एयर शुड बी कूल्ड वेन एवर पॉसिबल, और वहाँ पे एग्जॉस्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे कूलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि जितनी भी गर्मी एमिट हो रही है मशीन से वो कूल डाउन हो सके और हमारे वर्कर्स धीरे धीरे उस चीज़ को अडेप्ट कर सके। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर्स, अगर ठंडी जगह की बात कर रहे हैं, बहुत ठंडी में रख दिया बहुत समय तक, तो क्या होगा, हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी टेम्परेचर इज मच लोअर देन नॉर्मल, नॉर्मल से भी ज़्यादा आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, या फिर फ्रॉस्ट बाइट की प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्रॉस्ट बाइट भी सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि फिंगर्स और टोज क्या हो जाती है, बिल्कुल जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, और ये किस वजह से होती है, जब बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में आप काम कर रहे हो, बहुत लंबे समय तक वहीं रुक रहे हो। वर्कर शुड बी अलाउड टू वेयर वार्म क्लोथिंग। भाई अगर आप ठंडी जगह पे, आपको पता है कि आपकी ऐसी प्रोडक्शन है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने इंडस्ट्री में, तो अपने वर्कर्स को वार्म क्लोथिंग आप प्रोवाइड करवाइए, उनको ब्रेक्स लेने को बोलिए ताकि वो वार्मर टेम्परेचर में जा सके, ठीक है। अपने काम से थोड़ी थोड़ी देर में लेकर के वो ब्रेक लेकर के एक वार्मर टेम्परेचर में भी वॉक अराउंड कर सके, सो दैट उनकी बॉडी जो है वो आराम से एडजस्ट कर सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, इंडोर एयर क्वालिटी। भाई इंडोर एयर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडोर एयर क्वालिटी कैन बी इम्पैक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। किस किस तरह से इम्पैक्ट करती है, इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्रॉम मशीन्स और टूल्स इनसाइड द बिल्डिंग, है ना। अब क्या हो रहा है कि ऐसी मशीन लगी हुई, हम लोग कब से बात करें, जो कि भाई उसमें डीजल पड़ रहा है तो उससे तो धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंडोर एयर क्वालिटी, हमारी फैक्ट्री की जो एयर क्वालिटी है, वहाँ का जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना वहाँ, क्योंकि हमारी ऐसी मशीनरी जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। हाईवे का पोल्यूशन भी कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाईवे पे सिचुएटेड है, हाईवे पे मैंने अपनी बिल्डिंग फैक्ट्री बनवा रखी, तो वहाँ का जितना पोल्यूशन है वो भी हमारे बिल्डिंग में आ रहा है। ओके, डस्ट फ्रॉम केमिकल एंड प्रोसेसेस और गैसेस, डस्ट भी आ रही है मैकेनिकल प्रोसेस से और गैसेस से। पुअर एयर क्वालिटी से देखो क्या होता है, उनको क्रॉनिक कफ्स हो सकता है ना, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, सीवियर हेडेक हो सकता है। भाई एयर क्वालिटी दिल्ली में खराब है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो गई है ना। तो इसलिए आपको अपना एनवायरनमेंट तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी पोल्यूटेड नहीं रखना है, क्योंकि हमें पता है कि उससे नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, सीवियर हेडेक्स हो सकता है। इसके लिए आप क्या करोगे कि ऐसी कोई भी हमारे फैक्ट्री के अंदर एयर क्वालिटी की प्रॉब्लम ना आए, तो आप प्रॉपर वेंटिलेशन उनको प्रोवाइड करवाइए, है ना, ताकि वो फ्रेश एयर क्या है कि आपके वर्किंग एरिया में लाई जा सके। और एयर फिल्टरिंग होना चाहिए,
एयर फिल्टरिंग इन एन HVAC. HVAC मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैन हेल्प इम्प्रूव कंटामिनेंट्स फ्रॉम द एयर. नाउ एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग हैजार्ड्स. आप एलिमिनेट कैसे करोगे या कंट्रोल? वंस हैजार्डस कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड. मैंने पहले भी आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हैजार्डस कंडीशन अगर आपको पता करना, सबसे पहले तो आपको पता करनी है, उनको इवैल्यूएट करना है किस लेवल पर है, उसी के बाद तो आप कंट्रोलिंग या उसके मेजर्स या सोल्यूशन दे सकते हो. तो सबसे पहले तो भाई इसको आइडेंटिफाई करो. देयर इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द पोटेंशियल हैजार्ड. हैजार्डस कंडीशन है जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा इस पर्टिकुलर चीज से खतरा हो सकता है, आप उसकी सोल्यूशन कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते. तो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही उसको एलिमिनेट या तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए या फिर मिनिमाइज जितना कम हो सकता है हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे. दिस स्टार्ट विद डिजाइनिंग द हैजार्ड आउट ऑफ द प्रोसेस और ऑपरेशन. आप क्या करोगे? सबसे पहले डिजाइन करोगे हैजार्ड को ना कि इस तरह का खतरा हो सकता है, और कैसे उन चीज़ों को, खतरे को कम करोगे या एलिमिनेट करोगे. आप लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाओगे, वेंटिलेशन की फैसिलिटी दोगे, वहाँ पे एग्जॉस्ट लगा सकते हो अप्लायंसेस. एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर वर्क प्रैक्टिसेस, प्रोवाइडिंग प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. भाई PPE किट्स उनको प्रोवाइड करवाइए. एंड एप्लीकेबल इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. किस तरह से हम खतरे को कम कर सकते हैं? वहाँ पे मैंने, अगर मुझे पता है कि एयर क्वालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है तो वेंटिलेशन की मैं फैसिलिटी लगाऊंगी, एग्जॉस्ट की फैसिलिटी लगाऊंगी, उनको सही तरह से काम करने का तरीका बताऊंगी, साथ में उनको PPE किट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी ना, ताकि वो लोग पहन करके, ताकि मास्क जैसे प्रोवाइड होगा, उनको ग्लव्स प्रोवाइड करवा दिए तो इससे उनके जो बॉडी पे इफेक्ट होगा वहाँ पे वो कम होगा या एलिमिनेट हो जाएगा. केमिकल एक्सपोजर. Chemical hazards can take many forms from liquid to fumes, liquids to fumes to dust. ठीक है? And can be absorbed, inhaled और ingested into a worker system. अगर इस तरह के chemical hazards हैं, बहुत ज़्यादा fumes है, dust की चीज़ें हैं वहाँ पे, तो क्या हुआ, हम लोग सांस के थ्रू हमारे अंदर जाएगी, हम inhale कर लेंगे. Some common chemicals that can be potentially hazardous are cleaning products. जैसे कि क्या हो गया, आपका जो भी फर्श साफ करने में आता है, जैसे लाइजॉल, हमें पता है कि उसमें से अगर आपने सफाई करी है तो बहुत तेज एक केमिकल की महक आती है. अगर आप बहुत ज़्यादा उसको इनहेल कर लोगे तो वो भी है ना, फिनील वगैरह हो गई, तो आप उसको बहुत ज़्यादा उसमें को इनहेल नहीं कर सकते हो, उसको आप स्मेल करोगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी. गैसोलीन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनमें ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं अगर आपने ज़्यादा लंबे समय तक अगर उसी ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तो वो केमिकल को इनहेल करने से क्या होगा, उस पर्टिकुलर केमिकल के एक्सपोजर से आपको इनहेलिंग की प्रॉब्लम, आपकी लंग्स को प्रॉब्लम हो सकती है. Many chemicals can be harmless in small doses. अब यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई केमिकल छोटे छोटे डोजेस में दिया गया है तो वो शायद हार्मलेस भी हो सकता है. But even some common chemicals can cause symptoms in those who are particularly sensitive, and most chemicals can cause adverse effects in large doses or when proper safety precautions are not taken. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अगर थोड़े अमाउंट में देखो आपने यूज किया पर्टिकुलर केमिकल तो वहाँ पे उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने वही लार्ज डोजेस में, है ना, अगर लार्ज उसके आपने लार्ज डोज अगर एक्सपोज कर दिए अपने वर्कर्स तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसी वजह से यहाँ पे शेड्यूल 2 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बताया गया है कि कितनी लिमिट है, क्या परमिशन दी गई, क्या परमिसिबल लिमिट है, किस लिमिट तक आप उस पर्टिकुलर केमिकल का एक्सपोजर कर सकते हो अपनी फैक्ट्री में, इजंट इट, सो दैट आपके वर्कर्स को इफेक्ट ना हो, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते हो. These precautions include, अब क्या क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो, केमिकल एक्सपोजर ना हो, उनको अंदर इनहेल ना कर लें, एब्जॉर्ब ना कर लें, डस्ट फ्यूम अंदर ना चली जाए. क्या होगा भाई, वेंटिलेशन, अगर धुआं भर रहा है, इस तरह की कोई भी फ्यूम्स है, डस्ट है, अगर वेंटिलेशन की फैसिलिटी होगी तो वो तो जो भी गैसेस वेपर्स थे वो तो तुरंत बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट, हमारे फैक्ट्री में क्या क्रॉस वेंटिलेटेड विंडोज थी, डोर्स थे. पर्सनल हाइजीन की प्रोविजन हम बताएंगे उनको, जैसे कि हैंड्स वॉश करना, आपने कोई केमिकल टच किया उसके बाद अपनी आईज को रब कर लिया, अपने नोज को छू लिया, तो उसके बाद क्या है कि वो चीज़ आपके अंदर चली गई, अब्जॉर्ब कर ली, इनहेल कर लिया आपने उस केमिकल को. तो हमें अपने वर्कर्स को भी ट्रेन करना, उन्हें भी हमको प्रॉपर मेजर्स के बारे में बताना है. इट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ केमिकल अब्जॉर्ब बाय द स्किन, है ना, बार बार अगर हम हाथ धोते रहेंगे तो अपनी आंखों को नहीं टच करेंगे तो हमारे स्किन में वो चीज़ एंटर नहीं कर सकेगी. एंड मेंटेनिंग इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लीक्स एंड ब्रेकडाउन्स, और ऐसी जहाँ पे गैसेस का काम हो रहा है, हमें पता है इस तरह की गैस अगर ब्रेकडाउन हो गया, विजाग की बात हम लोगों ने कितनी ज़्यादा सुनी थी, वहाँ पे भी तो गैस लीक हो गई थी,
है ना। तो ऐसा हमारे कोई भी फैक्ट्री में ना हो, तो इसलिए हमको अपने चेक्स करते रहने पड़ेंगे अपने इक्विपमेंट्स के, अपनी फैक्ट्री में जो भी हमने प्लांट्स लगाए हैं, मशीनरी लगाई हैं, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का लीक्स ना हो और ब्रेकडाउन ना हो। रेडिएशन, अब देखो यहाँ पे बताया गया कि पहली बात ये समझो कि दो तरह की रेडिएशन होती है, एक नॉन आयोनाइजिंग होती है और एक आयोनाइजिंग होती है। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं। अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेडिएशन होता है एंड लेजर रेडिएशन आर द टाइप ऑफ नॉन आयोनाइजिंग। भाई यूवी रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम सनस्क्रीन लगाते हैं, इजंट इट। यूवी रेस क्या है? इट कम्स फ्रॉम द सन, हमको वो सन से अब्जॉर्ब करती है और हमारे स्किन को क्या कैंसर, स्किन कैंसर भी हो सकता है इन सब चीज़ों से, अगर बहुत लंबे समय तक हम धूप में ही काम करें। मेरा काम ही है कि मैं बाहर फील्ड वर्क करने के लिए मेरा ऐसा जॉब है कि मुझे फील्ड वर्क करनी है, भाई गर्मी हो चाहे कैसा भी मौसम हो मुझे काम करना है। तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होंगी, आपकी स्किन बर्न की प्रॉब्लम कर सकती है या फिर एक्सट्रीम लेवल पे आपको कैंसर भी हो सकता है इस सब चीज़ों से। और लेजर रेडिएशन, तो ये क्या, ये कुछ तरह के नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। ठीक है, मोस्ट लाइकली टू कॉज सेफ्टी कंसर्न्स, क्या हो सकता है भाई, बर्न्स की प्रॉब्लम हो सकती है फॉर वर्कर्स। यूवी रेडिएशन क्या है, पर्टिकुलरली देखो मैंने अभी बताया जो वर्कर्स बाहर काम करते जैसे गार्डनर्स हो गए, है ना, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब नॉन आयोनाइजिंग के बारे में जान लिया, अब आयोनाइजिंग के बारे में जानो। आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज मोर कंसिडरेबल हेल्थ रिस्क फॉर वर्कर्स। अब आयोनाइजिंग ज्यादा खतरनाक होता है, वैसे तो नॉन आयोनाइजिंग भी खतरनाक है, लेकिन आयोनाइजिंग क्या है, वो मोर कंसिडरेबल हेल्थ रिस्क हो सकता है फॉर वर्कर्स के लिए। एंड कैन बी फाउंड इन सेटिंग्स रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक वो जा सकता है एंड देयर सपोर्ट फैसिलिटी। दिस टाइप ऑफ रेडिएशन क्या करेगा, आपके सेल्स को डैमेज करेगा एंड पॉसिबल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इंक्लूड क्या करेगा, कैंसर एंड स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है और ये आपके आयोनाइजिंग रेडिएशन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन शुड बी लिमिटेड एज मच एज पॉसिबल। आप आयोनाइजिंग रेडिएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं इनको आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखिए, है ना, क्योंकि इससे आपकी सेल्स डैमेज हो सकती है, इनसे आपको कैंसर हो सकता है, स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वर्कर्स शुड बी शील्डेड फ्रॉम रेडिएशन बाय मटेरियल्स सच एज लेड और कॉन्क्रीट। इन सारी चीज़ों से, लेड और कॉन्क्रीट से उनको दूर रहना चाहिए, उनको बचा के रखना चाहिए, बिकॉज हमें पता है इन चीज़ों के अगर कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे वर्कर्स तो वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। अब ये क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगाई हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इट कैन एंटर इनसाइड द बॉडी एंड कैन कॉज अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शंस। अब ये तो इतना प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है आज के टाइम में कि भाई वायरस कैसे बॉडी में एंटर कर रहे हैं ना। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स इनको बोला जाएगा, क्योंकि हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा हमारे अगर वहाँ पे कोई प्रोसेस चल रहा है तो उनको प्रॉपर पीपीई किट्स प्रोवाइड करवाइए, उनको हैंड ग्लव्स, गेयर्स हैं और फिर उसके बाद की ग्लव्स और उनको गॉगल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि आईज के थ्रू या नोज के थ्रू वो आपके बॉडी में किसी भी तरह का फंगस या वायरस एंटर ना कर सके। वर्कर्स हु डील विथ प्लांट्स और एनिमल्स एंड लेबोरेटरी और मेडिकल वर्कर्स आर पर्टिकुलरली एट रिस्क। भाई जो मेडिकल वर्कर्स हैं सबसे ज़्यादा रिस्क उनको रहता है। एनिमल्स पे जो रिसर्च कर, जो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं उनको ही तो प्लांट्स और एनिमल्स पे काम करते रहना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा तो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स उनको हो सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल खतरे किसको होते हैं, हेल्थ वर्कर्स को हो सकते हैं, मेडिकल वर्कर्स को हो सकते हैं। भाई वो कितने तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, है ना। ऐसा कोई पेशेंट आ गया जिसको प्रॉब्लम थी कोरोना की, अब जिस डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट करी, अब डॉक्टर इज ऑल्सो इन्फेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वायरस नोन एज कोरोना। तो ये क्या हो रहा है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो रहा है, इजंट इट। और सबसे ज्यादा मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेस को ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोग इसी तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं और ऐसे ही पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। But all workers can be at risk for hazards such as mold and bacteria that cause Legionnaire's disease. प्रॉपर हाइजीन सचेस क्या हो सकता है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। हैंड वॉशिंग, आपको टाइम टू टाइम अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। देन सैनिटाइज करते रहना चाहिए अगर आप बाहर हो। वेंटिलेशन की फैसिलिटी देना चाहिए अगर आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस में वेंटिलेशन नहीं है। पीपीई किट्स प्रोवाइड करवानी चाहिए, जैसे कि ग्लव्स हो गया या रेस्पिरेटर्स हो गया या फिर गॉगल्स देने चाहिए, है ना। सो दैट क्या होगा कि उनके जो बॉडी में वायरस या फंगस एंटर नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बातें करेंगे वो है आपका एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग द हैजार्ड्स। हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं हैजार्ड्स को। वंस हैजार्डोस कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, isn't it? First of all you have to identify what is the hazardous condition या प्रॉब्लम जो आगे खड़ी हो सकती है।
देयर इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू एलिमिनेट और मिनिमाइज पोटेंशियल हैजार्ड्स। ये किससे स्टार्ट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा हैजार्ड्स को आउट ऑफ द प्रोसेस और ऑपरेशन। प्रोवाइडिंग लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन की फैसिलिटी दीजिए, प्रॉपर वर्क प्रैक्टिसेस, प्रोवाइडिंग पीपीई किट्स एंड एप्लीकेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट एट वर्क प्लेस, laws and regulation, compensation to employees, ILO conventions ratified, tripartite committee in dogs, tripartite committee in mines, DGFSLI, DGMS, and NSC हो गया, National Safety Council, National Institute of Occupational Health, All India Institute of Hygiene and Public Health, IAOH हो गया, Indian Association of Occupational Health and National Safety Awards। इसको मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो कि बहुत से एजुकेटर्स जो हैं वो मिस आउट कर जाते हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने आपसे स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, आई हैव सीन एंड गॉन थ्रू मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, मेनी ऑफ द एजुकेटर्स, और उन्होंने ये चीजें स्किप कर दी हैं, उन्होंने इसको बताना जरूरी नहीं समझा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट दे हैव स्किप्ड, या उन्होंने क्या समझा, आई डोंट नो, बट आपको ये कंटेंट जो है वो कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। यू कैन गो एंड सर्च इट आउट ऑल्सो। सो आई हैव रिटन दिस पर्टिकुलरली कि हम ये चीजें भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि ये एक्स्ट्रा में मैम समझा रही है। एक्स्ट्रा में समझा रहे हैं क्योंकि एनएससी से क्वेश्चन बनेगा, एक्स्ट्रा में समझा रहे हैं क्योंकि डीजीएफएसएलआई से क्वेश्चन बनेगा। जिन एजुकेटर्स ने इसको नहीं इंपॉर्टेंट लिया है या नहीं समझा है या नहीं समझाया है, तो यही चीजें होती जो हम एग्जाम में जाके इतने ज्यादा कंफ्यूज और वरिड हो जाते हैं कि हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, मैम ने पढ़ा दिया इंडस्ट्रियल हेल्थ, इंडस्ट्रियल हाइजीन, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, नेशनल सेफ्टी अवार्ड से कैसे क्वेश्चन आ गया, इजंट इट। हमने सब कुछ तो पढ़ा लेकिन ये नहीं पढ़ा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं उन सब चीजों पे भी कॉन्सेंट्रेट करूंगी जहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं या प्रोबेबिलिटी बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज पॉइंट्स ऑल्सो। ओके, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। एक होती यूनियन लिस्ट, एक होती कॉन्करेंट लिस्ट और एक होती है स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। और इन दोनों का जो मिल के बनता है ना ऐसी लिस्ट जो कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जॉइंटली बना सकती है, उसको कहते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट। ऑल राइट, और क्या क्या चीजें देखो यूनियन लिस्ट में आती हैं, डिफेंस की बातें आप कर सकते हो, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये सारी यूनियन लिस्ट में आते हैं। फिर पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें करो, इरिगेशन से रिलेटेड, पुलिस की बातें कर रहे हो कि पुलिस का यहाँ पे कैसा चल रहा है, कि मतलब ये लोग ठीक से नहीं अपना काम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स गर्ल्स को फेस करनी पड़ रही है ना, ईव टीजिंग है या रेप की प्रॉब्लम है, तो पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस हर स्टेट की अपनी अपनी बनाती, स्टेट गवर्नमेंट इनकी रूल्स या पावर्स बनाते हैं अपनी पुलिस के लिए, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में देखो क्या आता है, क्योंकि बोथ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बनाएगी, लॉज बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इस लिस्ट में देखने को मिलती हैं? एजुकेशन सेंट्रल और स्टेट मिलकर बनाते हैं, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, फ्यू पॉइंट्स जिसको आप देख सकते हो कि इनसे रिलेटेड लॉज आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके बनाती है। नाउ कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, क्योंकि हमारा लेबर वेलफेयर क्या है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स की बात बताते हैं। ट्रेड यूनियन की बात भी बताता है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट की। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किससे रिलेटेड? कंसर्निंग यूनियन ऑफ एम्प्लॉइज। सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। आप देख रहे हो किस किस कौन कौन सी चीज आ रही है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन एजेंसीज हो गई एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर कॉन्करेंट लिस्ट। वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, मैंने आपको अभी बताया कि लेबर वेलफेयर जो है हमारा वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है। लेबर वेलफेयर मतलब किस चीज से रिलेटेड? उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, उनके प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, उनके एम्प्लॉयर्स, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड, मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड। ये क्या है? ये सारे लेबर वेलफेयर के अंदर चीजें आती हैं जो आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके बनाती है। तो अगर ये कभी क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि लेबर वेलफेयर किस लिस्ट का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए इट कम्स अंडर दी कॉन्करेंट लिस्ट।
ऑलराइट, तो इसमें हम और क्या देखते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है ना OSH, इट इज अलॉटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किसको अलॉट किया गया है, इट इज अलॉटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट MLE अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ब्रांच ऑफ मिनिस्ट्री डिस्चार्ज क्या करती है, ओवरऑल फंक्शंस रिलेटेड टू, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ब्रांच है वो किस किस चीज से फंक्शंस डिस्चार्ज करती है, रिलेट किससे होते हैं, पॉलिसी decisions related and laying down guidelines for country-wide adoption of legislation. Okay. Next topic which we will be studying would be national policy on safety, health and environment at workplace, जिसको आप क्या बोलोगे, NPSHEW। national policy on national policy हम बना रहे किस चीज से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और ऐसा एनवायरमेंट जो कि वर्क प्लेस पे आपको अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, ओके। नाउ इट वाज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कब डिक्लेयर हुआ था, 20 फरवरी 2009 को। किसके द्वारा, किसने किया था इसका डिक्लेरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया था। ठीक है, NPSHEW की पॉलिसी क्या होती, इनकी पॉलिसी होती टू एस्टैब्लिश प्रिवेंटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर इन दी फैक्ट्री। सेफ्टी मेजर्स बताना, उनके लिए वर्कर्स के लिए हेल्थ कल्चर बनाना अपनी कंट्री में। किस तरह से आप सेफ्टी मेजर्स दे सकते हो, उनके हेल्थ को किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, एलिमिनेट करके किस चीज को, एक्सीडेंट्स को, इंसिडेंट्स को, इंजरीज ना हो, डिजीजेस ना हो, फेर्टिलिटीज मतलब उनकी डेथ ना हो और डिजास्टर ना हो। अगर आप किसी भी इंसान के हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप किसी को सेफ्टी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, किस तरह से करोगे। भाई जाहिर सी बात, अगर मैं किसी को सेफ्टी दे रही हूँ, किसी की हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, तो सबसे पहले सोचूंगी उसको कोई बीमारी ना हो जाए, डिजीज ना हो जाए, उसको कोई चोट ना लगे, उसके कभी ऐसा ना कि उसकी डेथ हो जाए, उसको कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए काम करते टाइम। तो ये सारी क्या है, इनकी पॉलिसी है। और क्या है, इनहैंस द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कंट्री में, पूरी कंट्री में, उन किनका, एम्प्लॉयज का आपको वेलबींग का ख्याल रखना है। फीचर्स क्या क्या है इस पॉलिसी के, इस पॉलिसी के फीचर्स है, रिकग्नाइज सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। भाई बाद में है वो आपका वर्कर, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि वो वर्कर है आपका, बाद में, पहले वो सिटीजन है, उसका ह्यूमन राइट बनता है। आप कोई दया भक्ति नहीं कर रहे हो, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो अगर उनको सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दे रहे हो। उनका तो अधिकार है, उनका हक है, क्योंकि वो एक इंसान है, एज अ ह्यूमन, उसको ह्यूमन राइट है कि वो एक सेफ और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में काम करे। वो काम करने जा रहा है अपनी मेहनत से, अपनी जान थोड़ी देने जा रहा है वहां पे, isn't it? एम्स एट एनहांसिंग वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज एंड दी सोसाइटी। अगर आप किसी एक वर्कर का एनहांसमेंट कर रहे हो, उसका वेलबींग कर रहे हो, तो मतलब आप पूरी सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि हमारे वर्कर्स जो है वो सोसाइटी से ही निकल के आते हैं। अगर हमने वर्किंग क्लास को अच्छा कर दिया, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर कर दिया, मतलब हमने अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर दिया है। ऑलराइट, किस तरह से आप करोगे उनका वेलबींग ऊपर, ताकि उनको किसी तरह की खतरे ना हो, एलिमिनेट कर दोगे, उनकी इंजरीज ना हो, उनको डिजीजेस ना हो, उनको किसी तरह के एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। एन्यूमरेट्स द गोल्स टू बी अचीव, जो गोल्स हमने सेट करे हैं उनको अचीव करना। इट ब्रिंग्स इनटू फोकस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन इन द इंसिडेंसेस ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज एंड डिजीजेस। अब क्या है इनका ऑब्जेक्टिव, क्या है, जो भी वर्क एनवायरनमेंट जो हमारा होता है, जो भी वर्क से रिलेटेड हमको खतरे हो सकते हैं, हमें इंजरीज हो सकती है, हमें एक्सीडेंट हो सकता है, उनको कम करना, ऐसे खतरों को, ऐसी इंजरीज को, ऐसे डिजीजेस को। ये फीचर्स हैं हमारी इस पॉलिसी, किस पॉलिसी के, नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। भाई सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मतलब सेफ्टी पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे लॉज एंड रेगुलेशन की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनैक्टेड द स्टैट्यूट्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉज बना दिए हैं रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एट वर्क प्लेसेस। ठीक है, OSH से रिलेटेड यहाँ पे रूल्स बना दिए गए हैं, लॉज बना दिए गए हैं। किसने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एट प्रेजेंट की अगर आप बात करोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैट्यूट्स फॉर रेगुलेटिंग OSH एट वर्क प्लेसेस में एग्जिस्ट इन 4 सेक्टर्स। ठीक है, अगर आप आज के समय में OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ की बात करते हो तो ये 4 सेक्टर पे अवेलेबल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, पोर्ट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर।
ऑल राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कवरिंग फैक्ट्रीज वेयर एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी एट वर्क प्लेस इज बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा चुके हैं क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस फैक्ट्रीज को कवर करता है। और वेयर एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी कौन यहाँ पे एनफोर्स करेगा, इज बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री का यहाँ पे है हक, ठीक है। ही इज लाइबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ वर्किंग एनवायरमेंट एट द वर्क प्लेस। माइंस एक्ट 1952 की बात करेंगे, अगर माइनिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन एनफोर्स करेगा सेफ्टी को, ये डीजीएमएस करेगा, ठीक है, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी। माइंस की बात कर रहे हैं, देखो हर एक जगह पे बताया है कि कौन एनफोर्स कर रहा है सेफ्टी को वर्क प्लेस पर। फैक्ट्रीज एक्ट में कौन सेफ्टी का ध्यान रखेगा, चीफ इंस्पेक्टर। माइंस एक्ट में कौन सेफ्टी का ध्यान रखेगा, डीजीएमएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। डॉक वर्कर्स में कौन करेगा सेफ्टी का ध्यान, कौन रखेगा, डॉक वर्कर्स मतलब ऐसे वर्कर्स जो आपके मेजर पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं ना, डॉक्स पे काम कर रहे हैं, पोर्ट्स ऑफ इंडिया पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनफोर्समेंट कौन करेगा सेफ्टी का, डीजीएफएसएलआई करेगा। एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हर एक एक्ट में अलग अलग लोग अपॉइंट करे गए, उनकी जिम्मेदारी है वहां पे सेफ्टी का ध्यान रखने की। नाउ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में यहाँ पे कौन ध्यान रखेगा, अब हमने कल भी बात करी है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मतलब ऐसे वर्कर्स जो कि किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। कवरिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर साइट एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स वेयर एनफोर्समेंट, अब यहाँ पे सेफ्टी का काम कौन करेगा, डीजीएलडब्ल्यू, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर, ये करेगा। इन सेंट्रल एंड बाय लेबर कमिश्नर्स फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट इन दी साइट, कौन कौन करेगा, डीजीएलडब्ल्यू करेगा एंड लेबर कमिश्नर भी कर सकते हैं, या फिर फैक्ट्री इंस्पेक्टर इन दी स्टेट। अदर रिलेटेड लेजिस्लेशंस, अगर ओएसएच की बात करते हैं या सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम 4 मेन लेजिस्लेशंस mentioned above, it is related to, हमने 4 मेन लेजिस्लेशन क्या देखे ऊपर, कौन कौन से थे वो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड था, हमारा माइंस एक्ट से रिलेटेड था, डॉक वर्कर्स से रिलेटेड था, फिर हमारा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से रिलेटेड था। हमें पता है कि ये कौन कौन किस किस की जिम्मेदारी यहाँ इस एक्ट में सेफ्टी को एनफोर्स करने की। इन 4 को छोड़ के भी आप देख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम 4 मेन लेजिस्लेशन मेंशन अबव, इट इज रिलेटेड टू, और कहाँ कहाँ पर आप सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट की बात आपको करनी है, वो करनी है आपको सर्टन सब्सटेंसेज में, मशीनरी जहां इन्वॉल्व है वहां पर, और एनवायरमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। अदर रिलेटेड लेजिस्लेशंस ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ये होंगे आपके सर्टन सब्सटेंसेज, मशीनरी एंड एनवायरमेंट that addresses certain issue of safety and health. These statutes are applicable to all sectors, सारे sectors में applicable including the unorganized sector. Unorganized sector में भी ये सारे laws, statutes applicable है, मतलब जैसे बीड़ी वर्कर्स हो गया, फिशरमैन हो गया, जिनका बिजनेस बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, इन तक भी ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं। Alright, now these are few more acts and we will read about them. Indian Boilers Act 1923, it was amended in 2007. Now the laws related over here would be to protect the workers from the hazards that can arise from steam and boiler. जो वहाँ पे बॉयलर्स लगे भाई वो ओवरहीट ना हो जाए, वहाँ पे वो फट ना जाए, ऐसी कोई केमिकल का वहाँ पे यूज ना हो जाए, इस तरह की मशीनरी तो नहीं यूज हो रही है जिससे कि आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है वर्कर्स को। डेंजरस मशीन्स एक्ट 1983, ये किस बारे में बातें करता है, एनी इंडस्ट्री यूजिंग, देखो यहाँ पे साफ लिखा है, अगर कोई भी इंडस्ट्री है जो कि डेंजरस मशीन्स यूज कर रही है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस विद अ व्यू टू सिक्योर लेबर वेलफेयर, क्योंकि लेबर वेलफेयर आपको देना है, ऑपरेटिंग इन एनी सच मशीन एंड फॉर पेमेंट फॉर कंपनसेशन फॉर डेथ or bodily injury suffered by any labor while operating any such machine and for matters connected therewith or incidental thereto. अगर किसी भी तरह की खतरे वाली मशीन लगी हुई तो आपको सबसे पहले वहां पे सिक्योर करना है अपने लेबर को, उनको बचाना है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, उनको वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवानी कि किसी भी तरह का खतरा ना हो। अगर क्या होता है कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, तो आपको उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उनकी बॉडीली इंजरी हुई है तो भी और डेथ हुई है तो भी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, ये किस बारे में बातें करता है, इट प्रोवाइड्स वेलफेयर टू मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ देयर वर्क। अब एक एक एक्ट
बताया जा रहा है कि हर एक्ट में यहाँ पे लेबर वेलफेयर कितना ज्यादा एम्फसाइज करा गया है, चाहे वो इंडियन बॉयलर्स एक्ट हो, यहाँ पे जो वर्कर्स बॉयलर्स में काम करते हैं उनके लिए भी लेबर वेलफेयर एक्ट, लेबर वेलफेयर होना चाहिए, उनके लिए भी सारे प्रोविजंस रिलेटेड है, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, उनकी वर्किंग एनवायरमेंट से, मशीन्स पे काम कर रहे हैं तो भी, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं तो भी, है ना। ट्रांसपोर्ट वर्कर कौन है भैया? जो वो वर्कर्स जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट के काम में, ले जाने ट्रांसपोर्टेशन के काम में इन्वॉल्व होते हैं। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, इट वाज अमेंडेड इन 2010 फॉर लेबर वेलफेयर एंड टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ वर्क इन प्लांटेशंस। प्लांटेशन लेबर एक्ट में कौन कौन वर्कर्स आ जाएंगे? जो कि प्लांटेशन के वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। बीड़ी सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, जो वर्कर्स बीड़ी सिगार इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके भी यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात बताई गई है, ठीक है। इनके भी कंडीशंस ऑफ वर्क को हमें रेगुलेट करना है, सेव करना है, इनकी भी सेफ्टी के बारे में सोचना है। ये मोटा मोटा आपको सिर्फ ये बता रहे कि हर एक वर्कर क्या है कि वो कवर्ड है इन सारे प्रोविजंस के अंदर। आप हर एक वर्कर को लेबर वेलफेयर की फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए, वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, हर एक इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलर अलग से एक्ट बना दिया गया है ताकि कोई भी वर्कर छूट ना जाए और कभी भी एम्प्लॉय ये ना कह सके कि हमारी इंडस्ट्री के लिए तो एक्ट था ही नहीं। भले ही वो ट्रांसपोर्टेशन वर्क के लिए यूज हो रहे हैं आपके वर्कर्स तो भी एक्ट है, प्लांटेशन में है तो भी एक्ट है, बीड़ी सिगार में अगर इन्वॉल्व है प्रोडक्शन इंडस्ट्री आपकी तो भी उनके लिए एक्ट है। आप किसी भी तरह से अपने लेबर्स को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो मरने के लिए या कैसी भी कंडीशन में, क्योंकि उनका ह्यूमन राइट है ना, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि आपको उनको सेफ और हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट। तो ये क्या है? द एक्ट इनैक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कवर्स, क्या क्या कवर करता है? आइटम्स ऑफ क्लेanलीनेस, वेंटिलेशन, लाइटिंग, प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर एंड प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड एंड सेफ्टी बॉक्स की भी यहाँ पे प्रोविजन की बात होती है। शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन भी टर्न अप हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बहुत ईजी और ट्रिकी वे में बताऊंगी, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। ये एक्ट में क्या क्या बात हो रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे किस किस आइटम को कवर करेगी? क्लेanलीनेस उनकी ध्यान देगी, जो भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेंटिलेशन फैसिलिटी पे ध्यान देगी, लाइटिंग पे ध्यान देगी और फायर की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए इसलिए भी ध्यान देगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 एंड इट वॉज अमेंडेड इन 1983। इट रेगुलेट्स द मैन्युफैक्चर, पोजीशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव, मतलब गन पाउडर। जो वर्कर्स एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है उनके लिए भी एक्ट है, आपको इन सारों को भी कवर करना है और सेफ्टी के प्रोविजंस देने हैं। पेट्रोलियम एक्ट, द लॉज रिलेटिंग टू इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोलियम। वो वर्कर्स जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, इंपोर्ट का, स्टोरेज का, प्रोडक्शन का, रिफाइनिंग करना, ब्लेंडिंग करना पेट्रोलियम का, यहाँ पर भी सारे वर्कर्स को कवर करा गया है फॉर लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज, प्रोविजंस एंड एमिनिटीज। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज एक्ट इन 1952, ये क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट डिक्लेयर्स सर्टन सब्सटेंसेस टू बी डेंजरसली इनफ्लेमेबल। उसने क्या बता दिया कि कुछ कुछ सर्टन सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो इनफ्लेमेबल है, जिनसे कि आग लगने का खतरा होता है, एंड टू प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर द इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड प्रोडक्शन। क्योंकि वो इनफ्लेमेबल है तो उनके भी इंपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन पे क्या है, एक प्रॉपर रेगुलेशन पुटअप करा गया है बाय द गवर्नमेंट। इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 टू अमेंडेड 2000, ये ईयर 2000 में अमेंड किया गया था। ये क्या कह रहा है? टू रेगुलेट द इंपोर्ट। अब इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स विद अ व्यू टू प्रिवेंट रिस्क टू ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ऐसा ना हो कि इंसेक्टिसाइड्स बनाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, उनके सेल में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, क्योंकि हमें पता है इंसेक्टिसाइड्स तो खतरनाक होते ही है ना, उसमें केमिकल्स मिले होते, तो वो ऐसा ना हो कि ह्यूमन बींग के कांटेक्ट में और उससे आपके वर्कर को प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस और तरीके बताए गए हैं। ऑयल फील्ड्स एक्ट 1948, जो वर्कर्स ऑयल फील्ड में काम करें उनको भी आपको लेबर वेलफेयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेशन बोर्ड एक्ट 2006 टू रेगुलेट द रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम। जो लोग वही बात है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्टिंग, रिफाइन करना, पेट्रोलियम के काम में जो इन्वॉल्व है उन सारे वर्कर्स को भी आपको सेफ्टी प्रोविजंस प्रोवाइड करवाने हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये अमेंड कब हुआ था? इट वॉज अमेंडेड इन 1991।
It provide the protection and improvement of environment and matters connected therewith. ठीक है. अब वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट अमेंडेड 1988, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रिवेंशन और कंट्रोल को, वाटर पोल्यूशन ना हो, मेंटेन करना, रिस्टोर करना होलसमनेस ऑफ वाटर, ऐसा कुछ भी पोल्यूशन ना हो, हमारा वाटर का पॉल्यूट ना हो सके और उसकी पानी की साफ सुथरी और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना. वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, इट वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2003. ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ अ सेस, ये सेस कलेक्ट करता है ऑन वाटर पे कंज्यूम बाय पर्संस कैरिंग ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड बाय लोकल अथॉरिटीज. ये एक्ट करता क्या है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बस बता रही हूँ कि इस एक्ट में क्या मतलब है, और जो वर्कर्स इनके अंदर काम कर रहे हैं वो भी सब कवर है आपके लेबर वेलफेयर देने के लिए, वो अधिकार मतलब वो हकदार है कि उनको भी मिले. The Air Prevention and Control Act 1981, it was amended in 1987 to provide prevention, control and abatement of air pollution. जो लोग यहाँ पे काम करें उनका भी हक है कि अपने वर्कर्स को प्रॉपर एयर कोई भी उनको एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम ना हो, उनको फ्रेश एयर प्रोवाइड करवाई जाए. ठीक है. The Public Liability Insurance Act 1991, it was amended in the year 1992 to provide for public insurance. ये public insurance provide करवाएगी for the purpose of providing immediate relief to the persons affected by the accident. Accident हो गया है तो आपको तुरंत के तुरंत उनको आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए ताकि आपका ऑपरेशन हो सके, आपका ट्रीटमेंट हो सके. Occurring while handling any hazardous substances and for matters connected therewith. अगर आपका काम करते करते कोई भी वर्कर किसी मशीनरी में आ गया है या उसका हाथ आ गया है, प्रॉब्लम हो गई, तो उसको तुरंत पैसे की वजह से ऐसा ना हो कि उसकी डेथ हो जाए, उसको प्रॉब्लम ज्यादा उसकी बढ़ जाए, तुरंत उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. ये क्या बात करता है, फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. भाई नेशनल ग्रीन का है तो मतलब प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना फॉरेस्ट को, अदर नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करना एंड गिविंग रिलीफ इन कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी. अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉरेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है अपने फॉरेस्ट को, नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, और अगर प्रॉब्लम आ रही है इस जो भी वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, उनके पर्सन्स को डैमेज हुआ, तो वहां पर भी उनको आपको कंपनसेट करना बनता है. नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड इट वॉज अमेंडेड इन द ईयर 1987. ये क्या होता है, एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियर एज अ रिजल्ट ऑफ एनी प्रोसेस इंक्लूडिंग द फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो निकलती है आपकी फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस से, एटॉमिक न्यूक्लियाई से, टू प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करना, कंट्रोल देना एंड यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर अदर पीसफुल पर्पसेस. एटॉमिक एनर्जी को आप यूज करिए किस काम के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए एंड पीसफुल पर्पसेस इन इंडिया. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये क्या कहता है, टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर. भाई सुनामी आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, तो आपको पहले से इस सारी चीजों के प्रोविजन बना के रखने हैं ताकि आपके वर्कर्स को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो इनकी वजह से. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज हमने देख लिया है, काफी सारे एक्ट्स हमने जान लिए. ठीक है, हमने बहुत सारे प्रोविजंस भी देख लिए हैं कि कौन कौन सेफ्टी प्रोविजंस प्रोवाइड करवाता है अलग अलग तरीके से. हमने इंडस्ट्रियल हाइजीन के बारे में काफी बातें आज करी हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसी के कंटिन्यूएशन में होगा. आगे हम थोड़ी सी और बातें करेंगे क्योंकि मैंने आपसे DGFSLI के बारे में भी बताया है, DGMS के भी बारे में बताया, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल में बातें करेंगे, नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स की बातें करेंगे और कुछ MCQs की भी बातें करेंगे. ठीक है, सो कीप वॉचिंग माई अपकमिंग वीडियोज और वो इसी के ही कॉन्टिन्यूएशन में होगा. ऑल राइट, सो आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे हैं एंड प्लीज यू आर फ्री टू पुट अप क्वेश्चंस. और ये बिल्कुल वर्थ है, अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चंस विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन एंड देन यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स कि ठीक है मैम ने बोला था और क्वेश्चंस आए हैं. ऑल राइट, सो आई विश यू ऑल द लक एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय एंड टेक केयर.